वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत नमस्कार। क्या आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप थम्स अप करके बताएं कि आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको अमल जैनसन, वैभव जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कितने बच्चों की ये पहली क्लास है? कितने बच्चों की ये पहली क्लास है? एक बार पहली बार आप मुझसे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, एक बार थम्स अप करेंगे आप? पहली बार पढ़ रहे हैं आप? अखिल कुमार जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। संजय पाटिल, चंदन कुमार जी, आ रही है सर, ऑडियो इज परफेक्ट। नमस्ते संजय पाटिल जी, अमल जैनसन, चंदन जी, सचिन। एक बार आप लिख के बताएंगे मुझे कितने बच्चे, कौन कौन से बच्चे हैं, कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? एसएससी की तैयारी करने कौन कितने बच्चे कर रहे हैं? कौन से बच्चे सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं? कौन से बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं? सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं? एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? एयरफोर्स की, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं? एक बार आप एक बार लिख के जरूर बताएं आप, ताकि मैं समझ सकूं, देख सकूं इस बैच में किस प्रकार के बच्चे हैं, ताकि मैं उसी प्रकार से पढ़ा सकूं। बैंकिंग के कितने बच्चे हैं? पहली बार, यस पहली बार। मयंक प्रताप सिंह, वेरी वेरी गुड गुड आफ्टरनून। वैभव जी, अतुल कुमार झा, बाबू साहब यादव, माय फर्स्ट क्लास, बहुत ही सुंदर। एक बार सब लोग आप अपना अपना जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप लिख के बताएं कौन कौन सा एग्जाम है। चिंकी जी, बाबू साहब यादव, एसएससी सीजीएल, सीपीओ सर जी, सचिन, संजय एसएससी सीजीएल, अखिल भी सीपीओ सीजीएल, सीजी एसएससी सीजीएल, सीजीएल सर सीजीएल, मयंक प्रताप सिंह, अतुल कुमार झा। मतलब कुल मिला के मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग एसएससी और सीपीओ और सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं। सीएचएसएल का भी एग्जाम आप दे सकते हैं, एमडीएस का भी एग्जाम आप दे सकते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम हो, आपको एग्जाम देने से कोताही नहीं करनी है। जितना एग्जाम देंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और फिर आगे की तैयारी में उतना ही चार चांद लगेगा। मोहम्मद खालिद, बैंक एसएससी सीजीएल, वेरी गुड। नवीन जी, सीजीएल, वेरी गुड नवीन जी। चलिए आप बताते हैं, आप मैंने देख लिया बैंकिंग के बच्चे हैं, सीडीएस के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा सीजीएल, सीपीओ, एसएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। रिवाज खान भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मोहम्मद खालिद भी एसएससी एंड बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, मनु सिंह यादव भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड। एक बार बता दूं कि हम लोग का कोर्स क्या होगा। देखिए, आपके पास कम से कम है ना, एक बार, आप चाहते हो कि एक ही बार में अंग्रेजी हमेशा के लिए आपके जीवन से समस्या बन के न रहे, बल्कि जीवन में समाधान बन के आए, तो कम से कम आपको 9 महीना आपको देना पड़ेगा, 9 मंथ। जो हमने स्केड्यूल लेके आया, जो डेली जितना देर आपको हम पढ़ाएंगे, उसके आधार पे 9 मंथ्स। देखो अभी तक न जाने कितने 9 महीने आपने गुजार दिए। सबसे बेहतरीन अब तक का जो 9 महीना गुजरा है आपका, वो गुजरा आपके मम्मी के गर्भ में। और उसके बाद का तो न जाने कितने बार 9 महीने आए, और उस 9 महीने से आपने क्या क्रिएट किया, ये आप खुद बैठ के सोचिएगा। लेकिन गर्भ में जो 9 महीना आपने गुजारा, वो एक महामानव बनने की यात्रा थी जो आपने शुरू किया वहां 9 महीने से। और जब 9 महीने में आप अपने आप को तैयार करके धरती पे लाए, वैसे आपको 9 महीने यहाँ पे आपको अपने आप को तैयार करना है, और तैयार करके एक नया जन्म फिर से देना है। नया जन्म एक नौकरी के साथ, एक कंधों पे सितारों के साथ, और बिल्कुल संभव है।
एएसओ मेरा टारगेट है, एएसओ बिल्कुल होगा। अभी एक बच्चा आया था, उनका भी एएसओ में भी सिलेक्शन हुआ था। अनुपा कुमारी जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो कम से कम आपको 9 महीना प्रोवाइड करना है। और अब मैं बता दूं आपको कि हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे। डेली आपको मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, आपको डेली 1 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे मंडे को जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मंडे को पढ़ाया जाएगा जिसमें हम ग्रामर की बात करेंगे। आज मंडे है, ग्रामर की बात करेंगे। पहले आज मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, माई लास्ट चांस। और ध्यान रखिए, संजय पाटिल जी कहते हैं जीवन में जब कोई विकल्प नहीं होता है ना, तो बच्चा पहली दफा संकल्प से भरता है। और जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में संकल्प लिया है, निश्चित रूप से उसको सफलता मिली है। आपके जीवन में अब कोई विकल्प नहीं है, तो आप बिल्कुल रॉकेट की भांति, रॉकेट से एक बार पूछता है ना हेलीकॉप्टर की, भाई तू इतनी रफ्तार के साथ कैसे भागते हो? रॉकेट ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया, आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा पाटिल जी। रॉकेट कहता है बेटा तेरे पीछे जब आग लगेगी ना, तू भी इसी रफ्तार से भागोगे। जब विकल्प नहीं होता है ना, तो चारों दिशाओं में, चारों तरफ से मनुष्य के जीवन में आग ही आग लगा रहता है। और इस आग को बुझाने के लिए वो न जाने किस रफ्तार से भागता है, उसको खुद ही पता नहीं होता है। इसलिए घबराइए मत, ये आखिरी विकल्प है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमने कई बच्चों को देखा है, कई बच्चों को जो 27 साल, बस 27 साल की बाउंड्री में पहुंच गए हैं और बोले सर ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। और जितने भी आखिरी अटेम्प्ट वाले बच्चे थे, सबका सिलेक्शन हुआ, आपका भी होगा, घबराइएगा मत। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ट्यूसडे को वोकैब 1 घंटा में वोकैब पढ़ाऊंगा। आधा घंटा जैसे मैंने आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स 20 वर्ड सिखाए, और फिर हम आपको 10 इडियम्स भी सिखाएंगे साथ साथ, कभी इडियम्स कभी वन वर्ड। मतलब डेली हमारा वोकैब, इडियम और वन वर्ड और सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग, ये 5 जो चीज आते हैं हमारे एग्जाम में, ये हमारे वोकैब में शामिल होगा। डेली हम कुछ सिनोनिम्स पढ़ेंगे, कुछ इडियम पढ़ेंगे, कुछ वन वर्ड, कुछ सिनोनिम्स, कुछ हम पढ़ेंगे एंटोनिम, तो कुछ पढ़ेंगे हम कभी स्पेलिंग, तो कभी, मतलब 1 घंटा डेली इस वोकैब में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर हम ग्रामर की बात करेंगे, ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आपने देखा एडिटोरियल, ये 1 घंटे की क्लास के अलावा, 1 घंटे के क्लास के अलावा एडिटोरियल की क्लास होगी, जो हम मैं सर को बुलाऊंगा थोड़ी देर में। सर आएंगे, बताएंगे आपको कि एडिटोरियल की क्लास में कैसे कैसे क्या पढ़ाएंगे, आपको क्यों जरूरी है ये पढ़ना, और इसके पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं। एक एडिटोरियल फिर आपको थर्सडे को फिर वोकैब के साथ एडिटोरियल होगा। फ्राइडे को हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित, ताकि धीरे धीरे आपके पास क्वेश्चन बैंक भी इकट्ठा हो जाए। क्वेश्चन बैंक भी आपका इकट्ठा हो जाए तो प्रीवियस ईयर के वो जो चुने हुए सिलेक्टेड क्वेश्चंस होता है, हम उसकी भी आपको तैयारी करवाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। सैटरडे को पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट, पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट, हम इस पे भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। पैसेज पे, PQRS पे, क्लोज टेस्ट पे जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। PQRS आएगा ही आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा ही आएगा, या फिर पैसेज आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स्ड है। तो इसके बारे में भी, और साथ में सेंटेंस फॉर्मेशन क्लास, सेंटेंस फॉर्मेशन क्लास जिसे कहते हैं SFC, सेंटेंस फॉर्मेशन क्लास। बेसिकली क्या होता है कि हमें जो पैसेज मिलता है पढ़ने के लिए, क्लोज टेस्ट जो मिलता है पढ़ने के लिए, PQRS जो मुझे पढ़ने के लिए मिलता है, तो होता क्या है कि हम पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट को पढ़कर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के मीनिंग को, सेंटेंस के सेंस को हम समझ नहीं पाते हैं। तो सेंटेंस को कैसे पढ़े, कैसे समझे, अर्थ कैसे निकाले, इसके लिए एक सेंटेंस फॉर्मेशन का क्लास दिया जाएगा। अंग्रेजी में जितने प्रकार के सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा आपको, ताकि लिटरेचर पढ़ना आपके लिए मुश्किल ना हो। कोई भी हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, फ्रंटलाइन मैगजीन हो, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो, कोई भी मैगजीन हो, आप हर मैगजीन को, हर सेंटेंस को पढ़ पाए, समझ पाए, इसके लिए आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन क्लास दिया जाएगा। आपको ये संतोष सर क्लास लेकर आएंगे। ये भी आपको पैसेज PQRS क्लोज टेस्ट के अलावा 1 घंटा, 1 घंटा ये एक्स्ट्रा, 1 घंटा एक्स्ट्रा, ये 1 घंटा एक्स्ट्रा, सप्ताह में 3 घंटा आपको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा, जिससे आपका
थोड़ी बहुत जो बेसिक लेवल पे जो कमजोरियां होगी वो आपका दूर हो जाएगा। बाकी हम कॉम्पिटिटिव तरीके से आपको ग्रामर वोकैब प्रैक्टिस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर और ये पैसेज पिक्यू और क्लोसेज आपको लेकर आएंगे और बताएंगे। इसी अंदाज में चीजों को पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए आपकी क्लास में जो मैंने पढ़ाने का जो सोचा है बिल्कुल वोकैब जो करवाए। रमेश कुमार जी कहना है सर वोकैब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला करवाएं। बिल्कुल वही करवाएंगे आप, बिल्कुल करवाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वही करवाया जाएगा आपको। इसके लिए रत्ती भरी परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए जो पढ़ाया जाएगा आपको, सबसे पहले जो शुरू करेंगे हम, अगर हम ग्रामर की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग। रमेश कुमार जी, अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर जो पढ़ाया जाएगा हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम यही पढ़ाएंगे, नाउन से शुरू करेंगे आपको, उसके बाद फिर आगे आपको लेकर जाएंगे। उसके बाद जो हम पढ़ाएंगे आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सब पढ़ाने के बाद आपको बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा टाइम एंड टेंस बताया जाएगा। टाइम एंड टेंस के बाद फिर आपको बताया जाएगा वॉइस के बाद फिर आपको बताया जाएगा नरेशन, और नरेशन के बाद आपको भरत गौर जी क्लास टाइमिंग 1:15 से लेकर 2:15 तक होगी, 1:15 से लेकर 2:15 तक होगी। नरेशन के बाद जो आपको बताया जाएगा, नरेशन के बाद जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे आर्टिकल्स पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद फिर हम आपको ऑक्सिलियरी वर्ब्स बताएंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में आपको बताएंगे, जो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी एंड मॉडल्स। प्राइमरी और मॉडल्स, ये सब आपको बताया जाएगा, प्राइमरी और मॉडल्स। फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद जो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन टैग, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन टैग। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, और यहाँ पे 7 जो हमारे चैप्टर हो गए हैं, और एक 9th चैप्टर जो नया भी ऐड हुआ है वो है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर का कुछ एलिमेंट में वक्त आपके क्लास की शुरुआत में ही आपको बताऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मतलब पहला दूसरा तीसरा क्लास में मैं इसकी कुछ खास बातें, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मैं करूंगा। मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और 8 ये अलग ग्रामर के जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। जैसे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जब सब समाप्त हो जाएगा फिर आएंगे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे, फिर आएंगे हम टाइम एंड टेंस पे, फिर आएंगे हम वॉइस पे, फिर आएंगे हम नरेशन पे, फिर उसके बाद बताया जाएगा आपको आर्टिकल्स, ऑक्सिलियरी वर्ब, क्वेश्चन टैग, सेंटेंस स्ट्रक्चर। और इसी बीच में जॉत के मुताबिक मैं कभी आपको पैसेज के बारे में बता दिया कि पैसेज हमें कैसे बनाना है, और फिर इसका प्रैक्टिस शुरू हो गया। इसी बीच में कभी मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट के साथ हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, क्लोज बनाने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए,
और फिर हम बात करेंगे कभी PQRS। ये सारी चीजें हमारे कोर्स का कंटेंट्स होगा, जिसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS के बारे में बताया ही नहीं जाएगा, बल्कि हम उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। हम उस पर बेशुमार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्लास में करेंगे, कुछ होमवर्क के लिए आपको डेली दिया जाएगा जब हम उसको बता देंगे आपको। तो नेम शो नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेम शो हो जाएगा, मैं बात में कर लूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी कमेंट हम करते रहे धीरे धीरे, लेकिन मेरी जो बातें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे हम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, ऑक्सिलियरी वर्ब, क्वेश्चन रैक, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में जो इंग्लिश का जो पेपर होता है, इंग्लिश का, उसमें क्या क्या चीज पूछा जाता है, तो मैं बता दूं, जो पूछा जाता है वो ग्रामर से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ग्रामर से तो क्या क्या होगा ग्रामर से? तो ग्रामर से जो पूछा जाएगा वो होगा कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स वो होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ये ग्रामर से संबंधित सवाल हो गए। दूसरा क्या होता है हमारे पास? वोकैब का आता है सब। वोकैब, वोकैब में क्या क्या होता है? वोकैब में सिनोनिम आएंगे हमारे एग्जाम में। वोकैब में आते हैं एंटोनिम, कि बताइए इसका एंटोनिम क्या है। वोकैब में आएगा स्पेलिंग एरर, पूछेगा भैया स्पेलिंग एरर सही करो। फिर पूछा जाएगा कि भैया ईडियम्स का मतलब बता दो, या जो मीनिंग लिखा हुआ है इसमें कौन सा ईडियम्स है। उसके बाद पूछा जाएगा वन वर्ड बता दो। ये 5 प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वोकैब से संबंधित सवाल, ये पूछे जाएंगे। उसके बाद जो पूछे जाएंगे वो तीसरा सेक्शन हमारा है, वो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है। कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होगा। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ABC। कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ेंगे हम लोग PQRS। कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ेंगे हम लोग पैसेज, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और कॉम्प्रिहेंशन में सवाल होते हैं वो क्लोज टेस्ट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ये 3 प्रकार के सवाल है। दुनिया का कोई भी पेपर हो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वो ऑब्जेक्टिव पेपर इन्हीं 3 बातों पे आधारित होगा: ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। और मैं आपको इसी का उस्ताद बनाने जा रहा हूं, मैं आपको इसी का मास्टर बनाने जा रहा हूं। कि अगर अभी एक हमारे स्टूडेंट मिले थे, नाम है, और सुन रहे होंगे, नाम है उनका सागर। वो जब आए थे तो इतनी इंग्लिश कमजोर थी उनकी, आके मुझे बताए कि सर मेरा रिजल्ट रुक गया, डेंगू हो गया था, मैथ्स की तैयारी ढंग से नहीं हो पाई। अदरवाइज सर इंग्लिश में मुझे 135 CGL में जो था 127 मार्क्स आए हैं। 135 में कभी लेके आऊंगा आपके पास उनको। 135 से 137 नंबर आए। वही बोला सर कि 2 सिली क्वेश्चन मतलब ऐसे ऐसे हो गए जिसे कारण आया। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुझ जैसा बुद्धू इंसान जब अंग्रेजी सीख सकता है तो मैं इस विश्वास से पढ़ाता हूं कि दुनिया का हर बच्चा, हर व्यक्ति अंग्रेजी सीख सकता है। शर्त यही है, शर्त बस इतना ही है कि आपका राजी होना बहुत जरूरी है, आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। मन की गहराई में उतर कर आंख बंद कर देखना, क्या वाकई में तुम इंस्पेक्टर बनना चाहते हो? वाकई में एकदम आंख बंद करके संसार को शून्य करके एक बार पूछ कर देखना। अगर दिल की गहराई से आवाज आई कि हां बने बगैर मैं रह नहीं सकता, उसी प्रकार जैसे एक बार एक सॉक्रेटिस के पास एक व्यक्ति आया और कहता है कि सर सफलता का सूत्र मुझे समझाएं, सफलता का सूत्र मुझे समझाएं। वो बोला कल आओ, परसों आओ, कल आओ, परसों आओ, कल आओ, परसों आओ। बोला अगर सर नहीं समझाना है तो मत बताइए, लेकिन इस तरह मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। आप रोज बुलाते हैं लौटा देते हैं, रोज बुलाते हैं लौटा देते हैं। अगर नहीं बताना है तो आप प्लीज मेरे समय को बर्बाद मत होने दीजिए। उसने कहा चलो ठीक है, ऐसा करो 2 दिन बाद तुम मुझे नदी किनारे मिलना। नदी किनारे आया,
शायद आज तो मुलाकात हो ही जाएगी, आज तो मैं रात जान ही जाऊंगा। नदी किनारे आया, सॉक्रेटिस अपना वो निर्वस्त्र होते हैं और नदी में पहुंच जाते हैं स्नान करने के लिए। उसको भी ये बात लगाते हैं, तू भी नदी में आ जा। वो भी डरते डरते नदी में आया। जैसे नदी में आया, सॉक्रेटिस के पास आया, सॉक्रेटिस ने उसके सर को, गर्दन को जोर से पकड़ा और पानी में डुबो दिया, और पानी में डुबो के रखा। तब तक डुबो के रखा जब तक कि वो पूरे शक्ति के साथ उसके हाथ को झटका न लगा दे। जैसे झटका लगाया, वो हाथ टूटा और वो बाहर आ गया। उसने कहा, मैंने पूछा था सफलता का सूत्र, मरने का सूत्र नहीं पूछा था, मरने नहीं आया था। उसने कहा, यही सफलता का सूत्र है। बोले, कौन सा सूत्र हुआ कि तुम मुझे, मेरे सर को पानी में डाल के मेरे मौत के करीब ले जा रहे थे तुम? बोले, एक चीज बताना तुम मुझे, जब तुम पानी के अंदर थे, तो उस वक्त तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? क्या चाहिए था तुम्हें? क्या सोच रहे थे? क्या ढूंढ रहे थे? क्या मांग रहे थे? किस चीज का प्रयास, किस चीज की प्रार्थना थी तुम्हारी? उसने कहा, बस एक ही चीज चाहिए था मुझे, ऑक्सीजन। एक ही चीज चाहिए था, ऑक्सीजन। एक ही चीज चाहिए था मुझे, मेरी सांसें। मैं सांस लेना चाहता, सांस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। उधर ऐश्वर्या भी दिख रही थी, हीरा जवाहरात भी दिख रहा था, सनी खिलौनी भी दिख रही थी, सब आवाज लगा रही थी, लेकिन सबको मैंने पोस्टपोन किया, सबको मैंने रोका। बोला, अभी नहीं, जब तक बाहर नहीं निकल जाता हूं, जब तक सांसें नहीं ले लेता हूं, जब तक जीवित नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं तुम लोग के पास नहीं आऊंगा। बोले, यही सेंस ऑफ अर्जेंसी जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, दुनिया आवाज लगाएगी, दोस्त आवाज लगाएगा, आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सबको दरकिनार कर दो। नहीं, अभी तो इंस्पेक्टर की यात्रा पे निकल गया हूं, अभी जब तक इंस्पेक्टर नहीं बन जाता हूं, दम नहीं लेना है। ये जब भाव जब तक नहीं आएगा, हम सफल नहीं हो पाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस एक ही चीज करना है कि अपने आप को राजी कर लेना है। राजी कर लोगे, सब कुछ हो सकता है। रवि जी, भारत जी, रमेश जी, कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये तीन चीजों को आपको सीखना है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड सेंटेंस। ऐसे करके इन सारी चीजों पे मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको डेली मैं प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा, जब मुझे जरूरत लगेगी। इनफ मटेरियल आपको दिए जाएंगे, बस प्रयास से पीछे आपको नहीं हटना है। क्या कोर्स कंटेंट हमारा होगा, वो एक बार मैं आपको समझा दूं। कोर्स कंटेंट हमारा क्या क्या हो सकता है। एक बार आपको सब चीज का आइडिया हो। ये ऑफलाइन में कुछ पुराना वीडियो डाल दिया है। क्लास ड्यूरेशन जो होगा हमारा 1 घंटे का क्लास होगा। ग्रामर 60 मिनट्स का होगा, जो मैंने पहले बताया था। सब्जेक्ट वगैरह में नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इन्वर्जन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इन्वर्जन जो है हमने लिखा नहीं है, बट ये एडवर्ब का हिस्सा है। मॉडल्स है, ऑक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है। नरेशन, क्वेश्चन टाइप, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये टाइम एंड टेंस का हिस्सा है। एडजेक्टिव, वर्ब, आर्टिकल्स, वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर नया ऐड हुआ है, वो इसमें लिखा नहीं, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि कॉमन एरर कैसे पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार का हमारा कॉमन एरर होता है कि जैसे आई नो द cobbler which mends the shoes outside the gate of our colony, ऐसे होंगे, बताया जाएगा एरर किस पार्ट में है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, यहाँ वोंट यू है, क्या वोंट यू सही है, नो इंप्रूवमेंट है, या वुड यू आएगा, विल यू आएगा, एजेंट आएगा। फिर द ब्लैंक जैसा होता है, तो ऐसा खाली स्थान होगा, और इसमें चारों में किसी को आपको फिल करना है। वॉइस में भी आएंगे, लिखा रहेगा कि हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, ये 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन देना है आपको। नरेशन में क्या होता है, लिखा रहेगा मालिनी सेड दैट शी वुड गो फॉर द मीटिंग, ये इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट में तब्दील करना है। इस प्रकार से नरेशन से संबंधित सवाल आएंगे। सिनोनिम्स के सवाल कैसे आएंगे, इंटाइस लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। चारों ऑप्शन में आपको चुनना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। एंटोनिम ऐसे आएगा कि बताइए फाइनाइट का एंटोनिम क्या होगा, आपको बताना है। स्पेलिंग एरर रहेगा कि इसका स्पेलिंग सही है, इसका सही है, इसका सही है, किसका सही है, ये आपको बताना है। उसके बाद आता है हमारा इडियम। ये काउच पोटैटो, इसका क्या मतलब होगा, ABCD में कौन सा अर्थ आएगा, ये आपको सोचना है। यहां भी वन वर्ड में क्या आता है, ये पूरा लिखा रहेगा, इसको पढ़िए, समझिए और बोलिए। इन सारे शब्दों के बदले एक शब्द कौन है जो इस पूरे मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है, एक आंसर ऐसे लगाना है।
क्लासरूम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वोकैब, जो हम वोकैब आपको डेली पढ़ाएंगे उस पे आपको इस प्रकार से हम आपको बताएंगे कैसे कैसे वर्ड को याद करना है। एसिडिवस, फ्लैग्मेटिक, डिफाइल कैसे याद करना है, ऐसे याद करेंगे। वन वर्ड भी ऐसे हम रिलेट कर करके याद करवाएंगे आपको, आप जानते होंगे पहले से, तभी आपने ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है, ऐसे ही सबको रिलेट करके याद करेंगे। और ये एडिटोरियल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हैं कि एडिटोरियल का हमारे अभी नए सिलेबस के मुताबिक नया जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में कहा गया है कि सीजीएल में या सीपीओ हो, 2 एडिटोरियल्स आएंगे, चाहे हिंदू से आए या इंडियन एक्सप्रेस से, 2 एडिटोरियल आएगा और एक स्टोरी आएगा। तो एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी हो गया, एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। ये कि कोर्स भी काफी वास्ट है, कोर्स भी काफी वास्ट है, तो इसलिए मैंने संतोष सर का सहारा लिया कि सर रहेंगे तो जो मैं आपको ग्रामर पढ़ाने में जो समय दूंगा आपको, उसमें कोई कोताही ना हो, कंटेंट्स में कोई कोताही ना हो। एक्स्ट्रा टाइम में आपको एडिटोरियल और सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में आपको सारी बातें बताई जाए। तो संतोष सर होंगे, वो आपको आके, मैं चाहूंगा संतोष सर आए और आपको एडिटोरियल के बारे में, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताएं, फिर हम आगे बताएंगे, क्लास को शुरू करेंगे कैसे कैसे क्या करना है। संतोष सर बहुत बहुत नमस्कार। आप सबों को भी बहुत बहुत नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हूं संतोष चंद्रा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? सर एडिटोरियल के बारे में आपको बताएंगे और सर के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, पहले आप सर के जुबानी सर सारी बातें आप सुन लीजिए, समझ लिए कि सर क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं, सर किस प्रकार से आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल होने जा रहे हैं, वो सारी बातें सर समझाएंगे। उसके बाद फिर मैं आके बात करता हूं। सर ये प्लीज आप बताएं क्या क्या कैसे कैसे। थैंक यू। तो जैसा सर ने बताया आप लोगों को कि मैं आप लोगों को 2 सेक्शंस कवर करवाऊंगा। पहला है आपका एडिटोरियल और दूसरा है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है ना? तो देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब इंग्लिश को टोटलिटी में समझने और जानने की बात आती है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इंग्लिश को टोटलिटी में जब पूरी तरह से इंग्लिश को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके हर छोटे छोटे जो नुएंसेस होते हैं उनकी बारीकियों को भी समझने और जानने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो क्या होती हैं जरा मैं आपको बताऊं। देखिए, जो सबसे पहली बात होती है वो है हमारा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज को पढ़ना और समझना। देखिए, जब भी आपके सामने इंग्लिश होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे पढ़ते हैं और फिर पढ़कर उन्हें समझते हैं। तो दैट मीन्स इंग्लिश में लिखी हुई किसी चीज को पढ़ना और समझना, ठीक। दूसरी जो बात होती है वो है हमारा राइटिंग। हम पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और फिर हम इंग्लिश को अच्छी तरह लिख भी पा रहे हैं। और जो तीसरी चीज होती है वो होता है हमारा स्पीकिंग। अब देखिए, जब भी आपके सामने कोई लैंग्वेज होता है तो किसी भी लैंग्वेज की जब बात होती है तो ये वो 3 बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, पढ़ना और समझना। उसके बाद फिर हम उस लैंग्वेज को अच्छी तरह सफलतापूर्वक लिख पाएं, शुद्ध शुद्ध लिख पाएं, बहुत ही करेक्ट रूप में लिख पाएं, यह इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और फिर उस भाषा को बोल पाना, ठीक है ना? तो लेकिन अब देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर ये 2 सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि हम लोग सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इस कंपटीशन में लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है
जो लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है वो इन दो चीजों से मुख्य तौर पर संबंधित हैं। पहला रीडिंग अंडरस्टैंडिंग और दूसरा राइटिंग। रही बात स्पीकिंग की तो वो हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसी वजह से हम इन दो सेक्शंस के ऊपर यहां पर काम करेंगे। दैट मीन्स अपनी रीडिंग को बेहतर करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे, अपनी राइटिंग को बेहतर करेंगे। और इन तीन चीजों को बेहतर करने के लिए, दैट मीन्स रीडिंग अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग, इन तीन चीजों को बेहतर करने के लिए एडिटोरियल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला देगा। खासकर इंग्लिश लर्निंग के फील्ड में यह रेवोल्यूशन ला देता है। यदि आप एडिटोरियल को अच्छी तरह पढ़ना समझना सीख लेते हैं तो समझिए बहुत सारी चीजें हैं जो ये एडिटोरियल स्वयं आपका सॉल्व कर देता है। यदि आप इस एडिटोरियल के इंपॉर्टेंस को देखेंगे तो देखिए ऐसा है, जब आप एडिटोरियल रीडिंग को सीखते हैं, इसे अच्छी तरह से समझते और जानते हैं, तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो ये आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है। जैसे कहने का मतलब, जैसा मैंने कहा कि रीडिंग की समस्या तो ये सॉल्व कर ही देगा। दैट मीन्स आप सक्सेसफुली कोई भी पैसेज हो, कोई भी पैराग्राफ हो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसे हम कैसे पढ़कर अच्छी तरह समझ पाते हैं, इस रीडिंग के थ्रू आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ लैंग्वेज को जो अंडरस्टैंड करने की बात होती है, जैसा भी मैंने आपसे कहा कि यह आपके अंदर लैंग्वेज को लेकर अंडरस्टैंडिंग, उसे समझने का क्या तरीका होता है, कैसे लिखी हुई चीजों को हम समझते हैं। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जब आप पैसेज रीडिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, क्लोज टेस्ट करते हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या बनकर आती है अंडरस्टैंडिंग, पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ पाना और वास्तव में उसी रूप में समझ पाना जिस रूप में उस बात को कहा गया है उस पैसेज के अंदर या उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एडिटोरियल रीडिंग है, इस एडिटोरियल को जब हम करेंगे तो रीडिंग तो हमारी बेहतर होगी, अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू थिंग्स, अब देखिए होता क्या है, जो तीसरी चीज है, एडिटोरियल रीडिंग से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। खासकर यदि हम एग्जाम की बात करें, देखिए एग्जाम के अंदर सबसे जो पहली चीज है वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करने में ये एडिटोरियल आपकी बहुत मदद करेगा। क्योंकि देखिए जब कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने होता है तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसे पढ़कर अच्छी तरह समझ पाना ताकि हम सवालों का जवाब दे पाए। तो यदि आप एडिटोरियल को रेगुलरली करेंगे तो ये जो दो समस्याएं हैं आपकी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। एट द सेम टाइम आपकी लैंग्वेज भी बेहतर होती चली जाएगी, लैंग्वेज आपके स्ट्रेंथेंड होते चले जाएंगे, मजबूत होता चला जाएगा। और जो अगली चीज है वो है आपका क्लोज टेस्ट। और जब आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है तो इसका बेनिफिट आपको क्लोज टेस्ट में भी मिलता है। जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में कहां पर कौन सा वर्ड हमें फिल करना है, वहां पर नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, या फिर जितने भी वर्ड्स हैं वो कौन सा वर्ड वहां ज्यादा सुटेबल होगा, उन ऑप्शंस में से सही वर्ड को चूज करने में ये जो लिटरेचर की जो नॉलेज है, लैंग्वेज की जो नॉलेज है, ये बहुत हेल्प करती है। दैट मीन्स ये जो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी आपके अंदर आएगी तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लोज टेस्ट में भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगली चीज जो आपको ये फायदा पहुंचाएगा वो है आपका रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पेपर का और काफी सारे सवाल इससे जुड़े हुए होते हैं और काफी मार्क्स फेचिंग सेक्शन है यदि आप ढंग से करते हैं तो। अब ये जो रीअरेंजमेंट है, आपको पता हो कि रीअरेंजमेंट मुख्य तौर पर दो रूप में आपके सामने होते हैं। एक होता है कि एक सिंगल सेंटेंस होता है, वो जंबल्ड फॉर्म में होता है, वो ब्रोकन फॉर्म में होता है, आपको उन्हें रीअरेंज करना होता है। अब यदि आपको लैंग्वेज की अच्छी समझ होगी, जानकारी होगी, तो आप उन्हें अच्छी तरह रीअरेंज कर पाएंगे उन जंबल्ड पार्ट्स को। और दूसरा होता है कि वो कई अलग अलग सेंटेंसेस में होते हैं और उनको जोड़ करके आपको एक पैराग्राफ बनाना होता है, तो वहां पर भी
जब आपकी लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी, आपकी लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, तो फिर वहां ये आपको हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब है क्या कि रीअरेंजमेंट में भी काफी आपको हेल्प मिलने जा रहा है इस एडिटोरियल रीडिंग से। इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखकर चलें। अगली चीज होती है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप सभी जानते हैं, आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं ये ग्रामर पर भी बेस्ड होते हैं, और साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप रीडिंग रेगुलर देते हैं, लिटरेचर को पढ़ रहे होते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, जब आपके सामने सेंटेंस आता है तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक कर जाता है, अच्छा यहां पर तो ये होगा, ऐसा मैंने पढ़ा था, ऐसा मैंने देखा था। वहां से माइंड ऑटोमेटिकली चीजों को रिलेट कर लेता है। तो उस पॉइंट पर भी जब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे होंगे तो ये एडिटोरियल आपको हेल्प करेगा, ये सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए अगली जो चीज होती है वो है आपका वोकैब। और आप जानते हैं कि वोकैब एक कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पेपर का, चाहे वो सिनोनिम के फॉर्म में हो, चाहे वो एंटोनिम के फॉर्म में हो, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस के फॉर्म में हो, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हो। जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सारे सवालों का जो है ना वो समाधान बनता चला जाएगा। आप एडिटोरियल रीडिंग के दौरान आप वोकैब को सीखते चले जाएंगे। और आप देखिए जब आप किसी लिटरेचर के थ्रू वोकैब को सीखते हैं ना, तो लैंग्वेज की तो अंडरस्टैंडिंग बनती ही बनती है, वो जो शब्द आपके दिमाग में जाएंगे वो शब्द बहुत ही गहरा स्थान बनाता है आपके माइंड में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है क्या कि आप उस वर्ड को सीख जाते हैं कि कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि देखिए क्लोज टेस्ट में जब आपको वर्ड यूज करनी होती है तो वहां सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि एक सेंटेंस के अंदर हम वर्ड को कैसे यूज करें। और एडिटोरियल की जो रीडिंग है इस पॉइंट पर आपको काफी हेल्प करता है। इसीलिए ये जो वोकैब का सेक्शन है यह भी एडिटोरियल का कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो आप सीखेंगे इस एडिटोरियल रीडिंग से, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो पेपर के अंदर जितनी भी चीजें, चाहे इवन कॉमन एर्स की बात यदि मैं करूं तो वहां भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सारे जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं आपके क्लियर होंगे। क्योंकि जब मैं एडिटोरियल आपको पढ़ाऊंगा तो एडिटोरियल पढ़ाने का मतलब यह नहीं कि मैं सिर्फ आपको उसकी मीनिंग समझा रहा हूं, मैं बिल्कुल सेंटेंस जो होंगे, सेंटेंस की कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने लेकर आऊंगा। एक एक सेंटेंस को मैं तोड़ तोड़ कर आपको समझाऊंगा ताकि उस सेंटेंस का निर्माण कैसे हुआ, उसके अंदर जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं वो सारी जो चीजें हैं, उसके अंदर के जो वोकैब हैं, और ओवरऑल जो उसकी जो मीनिंग आ रही है, कैसे आ रही है, कि किस किस रूप में आ सकती हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी उसके अंदर बन सकते हैं, वो सारी चीजों को समझाते हुए मैं इन चीजों को आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इससे क्या है कि ये सारी जो समस्याएं हैं जो आपके पेपर के अंदर होती हैं, जितने भी सेक्शंस होते हैं वो आपका सॉल्व होता चला जाएगा। इवन जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो बैंक में जानते हैं कुछ बहुत सारे सवाल हैं जो डिफरेंट पैटर्न पर पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल हो तो उसका थोड़ा अलग होता है, क्लोज टेस्ट का जो लेवल हो वो थोड़ा अलग होता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे उसमें लिटरेचर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करने होते हैं, साथ साथ बहुत सारे थीम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमें पढ़ करके चीजों को निकालना होता है, पैसेज को कंप्लीट करना होता है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि बैंकिंग के अंदर चीजें होती हैं तो वो तो आप सीखेंगे ही क्लास के अंदर। इसके अलावा जो एडिटोरियल है वहां आपको हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और वैसे भी आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स होते हैं जो एज इट इज आपके पेपर में आ जाते हैं, और यदि आपकी एडिटोरियल की क्लास रेगुलर होती चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत से एडिटोरियल्स जो आपने पढ़ रखा होगा हो सकता है एग्जाम में एज इट इज वही आ जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। इसी वजह से एडिटोरियल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन एडिटोरियल्स को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो सिर्फ द हिंदू का ही नहीं होगा, आवश्यकता अनुसार वो हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस का हो, द हिंदू का हो, या किसी और अखबार का हो, जहां भी जो हमें सही लगेगा कि वो आपके लिए उपयुक्त है और हमें करवाना है तो वो फिर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो एडिटोरियल है
ये जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल सिद्ध होने जा रहा है। देखिए आपके सामने अभी एक एडिटोरियल है, इसी रूप में मैं चीजों को लेकर आऊंगा। आप देख रहे हैं कि एडिटोरियल के वर्ड्स और उसकी मीनिंग भी यहां पर दिए हुए हैं। तो जो भी वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग को समझाते हुए, साथ साथ जो सेंटेंसेस हैं उनके मीनिंग्स को समझाते हुए चीजों को मैं बताऊंगा, ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। अब आप देखिए एडिटोरियल के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, आप देख रहे हैं ये सारे जैसे वर्ड्स हैं यहां पर। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स की जानकारी आपको मिलेगी, तो आपके जो एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, उनकी भी समस्याएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस, उन सबों पर भी आपके अच्छे कमांड होते चले जाएंगे। तो देखो वोकैब के अंदर क्या है, आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। यदि आपने इस पर अच्छा कमांड कर लिया तो वोकैब आपकी मुट्ठी में। और इसमें एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, इस चीज को आप ध्यान में रखकर चलें। और बाकी तो सर आपको वोकैब करवाएंगे ही करवाएंगे, तो आप जादुई तरीके से फिर वोकैब को तो सीखेंगे ही सीखेंगे। और ये एक आपके लिए कहा जाए तो एडिशनल चीज होगा जो आपकी लर्निंग में चार चांद लगा देगा। अब देखिए जो अगली चीज है वो है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन, एक बात अभी मैंने मेंशन किया था थोड़ी देर पहले, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, और जो तीसरी चीज थी वो थी राइटिंग। और आपको पता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखने होते हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखने होते हैं। और जब आप डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो वहां पर राइटिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दैट मीन्स हम कैसे अपनी भाषा को, दैट मीन्स अपनी इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध लिख पाए, बिल्कुल करेक्टली लिख पाए। तो इस करेक्शन के लिए देखिए, बाकी तो सर आपको ग्रामर पढ़ाएंगे तो ग्रामर से तो शुद्धता आती ही आती है, क्योंकि देखो ग्रामर के बिना तो आप अपने आप को शुद्ध कर ही नहीं सकते। जो आप ग्रामर पढ़ेंगे, वोकैब सीखेंगे, तो इन सभी चीजों की मदद से आप अपनी इंग्लिश को तो बेहतर करेंगे ही करेंगे। एडिटोरियल पढ़ेंगे, इससे आपकी लिटरेचर भी बेहतर होगी। लेकिन इन सभी चीजों को करने के बावजूद भी एक जो कमी रह जाती है वो ये कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे सेंटेंसेस को सोचते हैं। यदि हमें कुछ लिखना होता है तो सबसे पहले हमारे अंदर थॉट आता है, हमारे अंदर फीलिंग आता है, और उसी थॉट फीलिंग को फिर हम पेपर पर या कह लें हम शब्दों में उतारने का प्रयास करते हैं। तो जब हम उसे सेंटेंस का रूप देना चाहते हैं तो उस वक्त दिक्कत ये आती है कि हम कैसे उन शब्दों को अरेंज करें ताकि प्रॉपर और बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनकर सामने आ पाए। तो इसी चीज के लिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की क्लास दी जा रही है, ताकि आप सेंटेंसेस को लिखना सीख जाएं, आप सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएं। कोई भी सेंटेंस जो आपके दिमाग में डेवलप हो रहा हो, कोई भी थॉट जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई भी फीलिंग जो आपके दिमाग में आ रहा हो, यदि आप उन्हें एक सेंटेंस के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति में, आपके एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत ना पैदा हो, इसलिए आपको यह सेंटेंस फॉर्मेशन की क्लास दी जाएगी। इससे आप अच्छी तरह ऐसे लिख पाएंगे, इससे आप अच्छी तरह प्रेसी भी कर पाएंगे, चाहे वो ऐसे लिखने की बात हो, चाहे वो प्रेसी करने की बात हो, या फिर देखिए ये जो राइटिंग है ये आपका ऐसे का तो समस्या दूर करता ही करता है जी, ये प्रेसी की भी समस्या दूर करता है। इसके बाद फिर होता क्या है कि देखिए लेटर राइटिंग जो होता है, जो लेटर राइटिंग है आपकी ऐसे की प्रॉब्लम दूर होगी, प्रेसी की प्रॉब्लम दूर होगी। उसके बाद फिर लेटर राइटिंग की बात आती है, वहां पर ये आपको हेल्प करेगा। और बाकी देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये जो जब आप राइटिंग सीखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको रीडिंग में भी हेल्प करता है। अब कहेंगे कैसे? क्योंकि ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है
ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो रीडिंग से भी डायरेक्टली रिलेट करता है, क्योंकि जब आपको सेंटेंस कैसे बन रहा है इस चीज के बारे में जानकारी होती है, तो जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा इस सेंटेंस की मीनिंग यूं निकाली जाती है, और जब मीनिंग को निकालना आ रहा है आपको तो आपके लिए रीडिंग आसान हो जाएगा। आप कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी तरह समझ पाएंगे, एडिटोरियल भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। इवन जब हम एडिटोरियल को आपके सामने लेकर आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, और जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की भी जानकारी साथ साथ होती है, तो आप उन्हें ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। तो देखा जाए तो ये आपस में क्लब्ड होकर आपके लिए बहुत ही अच्छा, देखा जाए तो इंग्लिश का एक स्ट्रेंथ डेवलप करता है और इंग्लिश के प्रति एक हॉलिस्टिक अप्रोच डेवलप करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके इंग्लिश से जुड़े हुए सारी समस्याओं को दूर कर देगा। इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखकर चलें कि सेंटेंस जो फॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आप देखते होंगे बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। तो अब यदि मैं कहता हूं अब देखिए सामने है, आपके सामने एक सेंटेंस है, दिस इज द बुक आई थिंक कैन चेंज योर लाइफ। अब एक सेंटेंस की हमने लिख दिया। अब ये सेंटेंस सही है गलत है, आप इसका जजमेंट कैसे ला पाएंगे अपने आप में? यदि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की सही जानकारी होगी तो वहां पर यह आपको हेल्प कर पाएगा। देखिए जनरली क्या होता है कि जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, जब आप कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपके सामने बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी मीनिंग को समझने और निकालने में आपको काफी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि आप चीजों को आपस में रिलेट नहीं कर पाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं। और यदि आप शब्दों को आपस में जोड़ना सीख जाएं, एक सेंटेंस के अंदर जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उनको आपस में रिलेट करना सीख जाएं, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है? एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं आपके सेंटेंस के अंदर किस किस रूप में आते हैं? कभी आप देखेंगे ये सब्जेक्ट बनकर आता है, कभी ये वर्ब बनकर आता है, कभी ये ऑब्जेक्ट बनकर आता है, कभी ये कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है। इसी तरह से ये सब देखिए इस रूप में आते हैं सारे शब्द, कहीं पर ऑब्जेक्ट के रूप में, कहीं कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या कहीं किसी और रूप में। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को जानने समझने के लिए हमें सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखना आवश्यक होता है, ताकि हम वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज कर पाएं और उन्हें एक सही सेंटेंस का रूप दे पाएं। हम सब्जेक्ट को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करके सही सब्जेक्ट को सही स्थान दे पाएं, वर्ब को आइडेंटिफाई कर वर्ब को सही स्थान दे पाएं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर ऑब्जेक्ट को सही स्थान दे पाएं, कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई कर कॉम्प्लीमेंट को सही स्थान दे पाएं, या फिर एक सेंटेंस के अंदर और भी अदर वर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर हम सेंटेंस के अंदर सही स्थान दे पाएं। और जब हम उन्हें सही स्थान देना सीख जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें यह पता हो कि कौन सा शब्द किस स्थान पर आता है, सब्जेक्ट कहां होता है, ऑब्जेक्ट कहां होता है, कॉम्प्लीमेंट कहां होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? हमें सेंटेंस को समझने में, जानने में और उसके मीनिंग को निकालने में काफी मदद मिलेगी। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जब हम किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स अर्थात चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, जब तक इन्हें हम आपस में रिलेट करना ना सीख जाएं तब तक हम सेंटेंस को ठीक से नहीं लिख सकते, ना ही हम सही ढंग से बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना लिखी हुई चीज को सही ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए चाहे वो लिखने की बात हो, बोलने की बात हो या समझने की बात हो, हमें इनके बीच के संबंधों को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो अब जैसे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, क्या आप में से कोई बताएंगे ये सेंटेंस सही है या गलत? कि दिस इज द बुक आई थिंक कैन चेंज योर लाइफ। क्या आप में से कोई बता सकता है कि
क्या ये सेंटेंस सही है या फिर इसमें कोई चेंज रिक्वायर्ड है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है पहले से कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, और मुझे कुछ आइडिया होगा तो फिर मैं उसी अनुसार आपको आगे चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा। तो यदि आप में से कोई कुछ बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज ट्राई कीजिए और बताइए ये सेंटेंस सही है या इसमें कोई चेंज रिक्वायर्ड है या कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। लिखा हुआ है दिस इज द बुक आई थिंक कैन चेंज योर लाइफ। दिस इज द बुक, यही वो पुस्तक है, आई थिंक, जो मुझे लगता है, कैन चेंज योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। वेल अतुल जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो क्या आप बता सकते हैं? मैं वेट कर रहा हूं। ओके, अतुल जी कह रहे हैं कि एरर है। ओके, भारत जी भी कह रहे हैं रॉन्ग है, चेंज रिक्वायर्ड। ओके, यदि चेंज रिक्वायर्ड तो चेंज कीजिए प्लीज, यदि चेंज रिक्वायर्ड तो चेंज कीजिए। ओके मोहम्मद खालिद जी, रॉन्ग है सेंटेंस, एरर है। ओके चलिए, अच्छी बात है, आप सबों को लग रहा है कि सेंटेंस के अंदर एरर है। तो देखिए, अखिल जी का कहना है कि दैट आई थिंक। ओके, रमेश जी कह रहे हैं कि हु का इस्तेमाल करो, और फिर भारत जी कह रहे हैं कि विच कैन चेंज योर लाइफ इन। ओके, दिस इज द बुक आई थिंक इट कैन। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के इन जवाबों को देखकर, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखिए, आप ये जो जवाब दे पा रहे हैं ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप आपस में शब्दों को जोड़ने और रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तभी आपके ये जवाब सामने आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, सचिन जी कह रहे हैं नहीं पता है सर जी। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, अब अभी मैंने क्या बोला कि एक सेंटेंस शब्दों से बना होता है, और ये जो शब्द हैं कहीं सब्जेक्ट के रूप में होगा, वर्ब के रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, और इनके आपस में जो संबंध होंगे वही सेंटेंस का निर्माण करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कैन है, ये जो कैन हेल्पिंग वर्ब है, जिन्हें हम मॉडल भी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं, और ये चेंज है ये हमारा मेन वर्ब है, वीपी मींस प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब है। और आपको पता है कि वर्ब का संबंध किससे होता है, मैंने क्या बोला, आपस में संबंधों को जानना बहुत जरूरी होता है। वर्ब का संबंध किससे होता है? सब्जेक्ट से होता है। तो भाई क्या इसका सब्जेक्ट आई है? नहीं है, इसका सब्जेक्ट आई तो नहीं है। दैट मींस यहां पर ये जो आई है ये किसका सब्जेक्ट है? थिंक का सब्जेक्ट है। थिंक भी तो एक वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई है, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये थिंक का सब्जेक्ट है, ये स्कैन का सब्जेक्ट नहीं है। तो दैट मींस कैन का सब्जेक्ट मिसिंग है, और यदि हम उस सब्जेक्ट को डाल देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए आप में से बहुत लोगों ने सही जवाब दिया कि बुक के बाद यहां पर या तो विच आना चाहिए या फिर THAT दैट का इस्तेमाल होना चाहिए, और यदि ऐसा हो तो इससे कैन को सब्जेक्ट मिल जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इन चीजों को समझा जाना। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपको इस तरह से शब्दों को आपस में जोड़ना, रिलेट करना पता चल जाता है, तो बहुत सारे जो सेंटेंसेस होते हैं आप उनकी जो मीनिंग है बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, निकाल पाएंगे, और फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इस तरह से हम दोनों चीजों के ऊपर काम करेंगे, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो सेंटेंस फॉर्मेशन हो, और इन्हें पूरी तरह से दुरुस्त कर लेंगे ताकि इंग्लिश में कहीं कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर फिर हम आगे के चीजों को, आगे के सेशंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। तो अब
आप लोगों को यह पता चल चुका है क्या कि क्या क्या चीजें आपके इस सेशन के अंदर होने वाले हैं। सर क्या पढ़ाएंगे, मैं क्या पढ़ाऊंगा, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। कहा जाए तो कंप्लीट इंग्लिश आप लोग सीखने वाले हैं। इस 9 महीने में आप इंग्लिश में बिल्कुल महारथी बन जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको इंग्लिश में नहीं रहेगी यदि आप कंसिस्टेंटली मन लगाकर मेहनत करते रहेंगे तो। और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति आपकी मेहनत किस रूप में होनी चाहिए। जैसा भी आपने सर को सुना, सर ने समझाया, आपको बताया, बस सर की बातों को हमेशा ध्यान में रखकर चलना। जो बातें उन्होंने कही हैं वो आपके लिए एलिक्सर प्रूव्ड होगा, आपके लिए अमृत सिद्ध होगा। और बाकी तो बीच बीच में सर आपको ये सारी बातें बताते ही रहेंगे और भी जो चीजें हैं आपकी दूर होती चली जाएंगी। ओके, ईशान जी पूछ रहे हैं कि दिस इज द बुक, आई थिंक इट कैन चेंज योर लाइफ। बिल्कुल सही आपने पूछा इस सवाल को। बहुतों के दिमाग में ऐसी बातें भी आ सकती हैं। यही सब, ये इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं आपकी दूर होती चली जाएंगी। वास्तव में यहां पर इट का इस्तेमाल नहीं आएगा, यहां पर इट का इस्तेमाल नहीं होगा। यह रिलेटिव प्रोनाउन का केस है और इन्हें कैसे हम करते हैं, कैसे हम प्लेस करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो आप सीखेंगे। बाकी सर तो आपको प्रोनाउन में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर के दौरान जहां जो आवश्यक चीजें होंगी वो मैं भी आपको बताऊंगा। वेल वैभव जी, चाहे आप इट डालो चाहे दिस डालो, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी यहां नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का केस है। ठीक है, चलिए तो बाकी अब सर आपसे कुछ और कहना चाह रहे हैं तो आपने समझ ही लिया कि एडिटोरियल और सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो सर कुछ कहना चाह रहे हैं तो सर की बात आप सुनिए और फिर आगे के सेशन में फिर हमारी मुलाकात आपसे होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीजों को सीखना शुरू कर चुके हैं और यूं ही आगे सीखते चले जाएंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा कि जो मैंने कहा कि सर आएंगे और मैं बताऊं आपके सर का आप सब लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और इस आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन आप पाएंगे वो परिवर्तन बस 2-4-10 दिनों में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो सर को हमने इसलिए बुलाया था कि जो चीजें मैं पढ़ाता ही हूँ, बाकी जो एडिटोरियल के जरिए सर ने बताया एडिटोरियल के बारे में, एडिटोरियल के जरिए आप जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो भी मैं ग्रामर की बात करूंगा, जो भी मैं वोकैब पढ़ाऊंगा, जो भी कॉम्प्रिहेंशन की बात होगी, पैसेज, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, वो सब एडिटोरियल के जरिए रिवाइज हो जाएगा। सब एडिटोरियल के जरिए। क्या यहाँ पे ग्रामेटिकल बातें रिवाइज नहीं होंगी? होंगी। क्या यहाँ वोकैब की बातें रिवाइज नहीं होंगी? होंगी। क्या यहाँ पे क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैसेज से बेनिफिट नहीं मिलेगा? मिलेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन, जो मैं सबको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, सेंटेंस फॉर्मेशन, जहां की आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखेंगे, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को आप सीखेंगे। और जब एक बार कंस्ट्रक्शन आपने सीख लिया, सेंटेंस फ्रेमिंग सीख लिया, तो अर्थ निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। जो बच्चे कहते हैं सर एडिटोरियल पढ़ता हूं नींद आ जाती है, सर नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि उसका एक लाइन भी आप पढ़कर नहीं समझ पाते हो। जब पढ़कर समझने लगोगे ना तो फिर आपको कभी नींद नहीं आएगी, कभी आपको बोर्डम फील नहीं होगा। जिस व्यक्ति के साथ आप, जिस व्यक्ति को सुनते हो और समझते हो, उसके साथ तो खिलखिलाते रहते हो आप, लेकिन सुना लेकिन समझा कुछ नहीं आया तो बिल्कुल अंदर से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए सेंटेंस फ्रेमिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाए, किस स्ट्रक्चर का क्या अर्थ निकलता है, ये सारी चीजें सर लेके आएंगे। और मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो सब एडिटोरियल के जरिए, सेंटेंस फॉर्मेशन क्लास के जरिए सब रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ रिवाइज होगा। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बाकी मैं मंडे टू सैटरडे आपके लिए आऊंगा ही आऊंगा। मंडे टू सैटरडे आके और एक एक करके जो भी, जिससे आपको 100% मार्क्स मिल सके। 100%, हमारा लक्ष्य 100% है। मैंने जिंदगी में कभी 99% सोचा ही नहीं है। जब भी सोचा 100% का सोचा। आपको भी 100% के बारे में सोचना है। 100% मुझे विश्वास है कि अगर आप 100% लक्ष्य लेके चलेंगे तो 200% मिलेंगे आपको 99% नहीं मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेगा आपको। कहते हैं द मोर यू वांट द मोर यू गेट, द मोर यू वांट द मोर यू गेट। तो डेली मैं 1 घंटे क्लास लेके आऊंगा।
कल हम वोकैब का सेशन लेके आएंगे, वोकैब के बारे में बताएंगे और बिल्कुल वही वोकैब आपको पढ़ाया जाएगा जो वोकैब हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल अपडेटेड होगा, वो वोकैब होंगे जिससे आपके हर एग्जाम में वोकैब को लेके कोई समस्या ना आए। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हम कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, पैसेज भी बनाएंगे, PQRS भी बनाएंगे, क्लोज टेस्ट भी बनाएंगे, सारी चीजें बनाएंगे और बताएंगे। बहुत अच्छे किताब के बारे में बोल रहे थे, ये पैसेज, ये सारी चीज आपको बताया जाएगा, क्लोज टेस्ट, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। जो वोकैब करेंगे उसके लिए अब देखिए प्रीवियस हमारा है, जो मैंने कहा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ये 25 क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ये सब कुछ एलोबरेट करके बताएंगे आपको कि नेहा हैज बीन क्राइंग फ्रॉम मॉर्निंग आएगा, सिंस मॉर्निंग आएगा, क्या आएगा, ये सब आपको बताया जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट ब्ला ब्ला ब्ला, क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको करवाया जाएगा। मैं आपको 2 से 4 दिनों में बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दी जाएंगी। कैसे कैसे आपको एक दिन बताएंगे, टाइम टेबल भी बताएंगे आपको, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आप मुझे पढ़िए, घर में कैसे पढ़िए, 1 घंटा मुझे पढ़िए और 3 घंटा घर में पढ़िए, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीजें बताया जाएगा। और हमारे ऐप में जो प्रैक्टिस सेट होगा उसका इस प्रकार से आंसर भी दिया मिलेगा आपको। इस सारा आपको आंसर मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन समझाएंगे अदर को हटा दे, ऑफ ऑल द कंडीज का प्रयोग करें, ये सारा सोल्यूशन इस प्रकार से मिलेगा। हम लिख के भी समझाएंगे और हमारे ऐप में भी इसका सोल्यूशन होगा, लिख के भी समझाएंगे और ऐप में इस प्रकार का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीज। साथ साथ में अगर आपको किताब चाहिए और एक जो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डाउट क्लासेज है, हम डाउट क्लासेस संडे को भी ले सकते हैं या फिर किसी भी वीक डेज में डाउट क्लासेज होंगी, कहीं कोई डाउट आपका नहीं आए, ये मैं पूरा ख्याल रखूंगा। जो भी डाउट आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे, कुछ डाउट संतोष सर डिस्कस करेंगे, कुछ डाउट्स मैं डिस्कस करूंगा, कहीं कोई डाउट रहेगा नहीं। हो सकता है सप्ताह में 3 दिन हम डाउट सेशन लेके आपके आए कि जो भी डाउट्स है सारे डाउट वाले बच्चे आ जाइए, किसी प्रकार का कोई किताब भी पढ़िए, फोटो भेज दीजिए आप कि सर ये डाउट है हमारा, हम उस डाउट को डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बैच का जो टाइमिंग होगा 1:15 से लेकर 2:15 बजे तक होगा, कभी हम 2:30 बजे तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजे भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। और आपको ग्रामर की किताब चाहिए तो हमारा मास्टरपीस आता है, वो भी आप हमारे ऐप के जरिए ऑर्डर दे सकते हैं। वोकैब की किताब आती है, BMW आती है, प्रैक्टिस सेट आती है हमारे पास। प्रैक्टिस से भले 4 दिख रहा है लेकिन हमने इसको कंसोलिडेट करके एक वॉल्यूम में डेवलप कर दिया। एक छोटी सी डिक्शनरी है, ये भी आती है। PPC, पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट पे किताब आधारित, पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट पे भी आधारित किताब हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वहां भी आप उस किताब को भी आप ऐप से परचेज कर सकते हैं। और ये सारी जो पढ़ाया जाएगा आपको, ये SSC, CPO, बैंक, CGL, स्टेनो, RRB, CHSL, CDS, DSSB, GD, NDA, दिल्ली पुलिस, MTS, कैट, अदर एग्जाम्स, हर एग्जाम के लिए क्लास यूजफुल है। तो मैं आज का सेशन यहीं पे रखना चाहूंगा। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और बिल्कुल पॉजिटिव होके अपने जीवन के सारी विकल्पों को समाप्त कर दो। सारी विकल्पों को, जितने भी विकल्प हैं सारी विकल्प समाप्त करो और एक संकल्प लो कि हम होंगे कामयाब एक दिन। एक टाइम फ्रेम दो, एक समय दो, एक लक्ष्य निर्धारित करो। बिना लक्ष्य के और बिना समय के कुछ भी हासिल किया नहीं जा सकता है। बहुत सारी बातें करेंगे, डेली करेंगे। कल फिर मिलेंगे 1:15 बजे, सेम टाइम सेम जगह। अपना ख्याल रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, डबल इंजन की एक क्लास है, डबल इंजन की एक क्लास है। 2 टीचर मिलकर आपको सहयोग करेंगे और सहयोग इस अंदाज में करेंगे कि निश्चित रूप से आपका मेरे पास कॉल आएगा कि सर उस सहयोग से हमने सफलता हासिल कर ली, अपने कंधों पे सितारों सर हमने बैठा लिया है, मैं इंस्पेक्टर बन गया हूं। निश्चित रूप से ऐसा होगा। बहुत तरह की बातें करनी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।